सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है कॉमर्स के लेक्चर में। शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर जिन्होंने मैंने प्रीवियस क्लासेस में मैंने स्टार्ट किया था और उसमें सारे डेफिनेशन वगैरह मैंने डिस्कस किया था, तो अगर किसी के लेक्चर छूट गए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके पहले वो लेक्चर को देखें, उसके बाद ही इस लेक्चर को स्टार्ट करें। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बेसिक टर्म इन अकाउंटिंग ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोग डिस्कस किए एंटिटी क्या होता है, ट्रांजैक्शन किस किस को ट्रांजैक्शन कहा जाता है, और ठीक है, फिर हम लोगों ने एसेट को डिस्कस किया था कि एसेट कितने टाइप के होते हैं। जैसे ये डायग्राम में बताया गया कि एसेट जो होते हैं वो एक नॉन करंट एक करंट एसेट होता है। ठीक है, नॉन करंट बेसिकली मीन्स होता है कि जो ऐसे एसेट जो बिजनेस के रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करते हैं। जैसे बिजनेस के जो डे टू डे एक्टिविटीज़ है, जैसे सेल्स करना या सर्विस प्रोवाइड करना, तो उसमें ये एसेट का योगदान रहता है। जैसे होता है कि आपका बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया, फर्नीचर हो गया, मशीनरी है, इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि ये, और इसका जो बेनिफिट है ये हम लोग को एवरी ईयर मिलते जाता है। ये नहीं कि बस ये इस ईयर यूज हुआ फिर हम लोग सेल कर देंगे, ऐसा कोई बात नहीं। ये लॉन्ग टर्म नेचर का होता है, इसीलिए इसको नॉन करंट एसेट कहा जाता है। और एक होता है करंट एसेट। करंट एसेट होता है जनरली जो पीरियड रहता है एज कम्पेयर टू नॉन करंट एसेट, इसका लेस रहता है। ये विद इन 1 ईयर ही ये एसेट का यूटिलाइजेशन रहता है। और बेसिक यही है। उसके बाद देखिए नॉन करंट में और टाइप है आपका फिक्स एसेट्स। नॉन करंट में आपका आता है फिक्स एसेट्स। ओके, तो फिक्स एसेट्स में भी सब टाइप है, टेंजिबल, इंटेंजिबल, कैपिटल, वर्क इन प्रोग्रेस और इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस हम लोग आगे की क्लासेस में करेंगे। जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेंगे उस तरह से ये डिस्कशन और बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो इसमें इसे अभी यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ कि टेंजिबल एसेट क्या होता है, इंटेंजिबल क्या होता है, सारा अब डिस्कस होगा इसके आगे। फिर उसके बाद आता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रहते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। और डेफर्ड टैक्स एसेट ये भी एक तरह का नॉन करंट एसेट होता है। इसको समझने के लिए फिर आपको इसका डेफिनेशन वगैरह मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा जैसे ये चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, अगर आपके सिलेबस में होंगी तो। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। ठीक है, लॉन्ग टर्म अगर कोई लोन लिया बैंक से, लॉन्ग टर्म है, सॉरी ये बैंक से लोन नहीं लिया, मतलब लॉन्ग टर्म लोन एडवांस, यानी कंपनी ने कहीं इन्वेस्ट किया है, किसी को एडवांसेस दिया है या किसी को लोन दिया है, बिजनेस ने, एंटिटी ने, तो वो एक तरह से नॉन करंट एसेट हो जाएगा जो कि लॉन्ग टर्म नेचर का हो, मोर देन 1 ईयर। एंड उसके बाद हम लोग आते हैं अदर नॉन करंट एसेट, जो ये सब टाइप में इंक्लूड नहीं है, वो फिर अदर में चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं करंट एसेट का सब टाइप। देखिए क्या क्या है। करंट इन्वेस्टमेंट, जिस तरह यह नॉन करंट इन्वेस्टमेंट था जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ये करंट इन्वेस्टमेंट जिसका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है फॉर शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी। जैसे हम लोग को अगर 1 साल के अंदर ही अगर मनी की आवश्यकता हो बिजनेस में, तो वो तुरंत उसको लिक्विडेट करके उसको मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। उस तरह का इन्वेस्टमेंट इसको करंट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इन्वेंट्रीज से होगी आपके स्टॉक, यानी जो भी गुड्स है जिसका हम लोग सेल्स करते हैं, तो वो अगर कुछ अनसोल्ड रह जाते हैं हमारे बिजनेस में तो उसे इन्वेंट्री कहा जाता है। ट्रेड रिसीवेबल में भी सब टाइप होते हैं, जैसे डेटर हो गया, आपका बिल रिसीवेबल हो गया, तो ये सब आते हैं। ये भी एक तरह का करंट एसेट ही है, क्योंकि उससे हम लोग को मॉनेटरी टर्म में कुछ मिलना रहता है। जैसे डेटर हो गया, डेटर को कुछ क्रेडिट सेल किए हैं, अब क्या करेगा, उस सेल के बदले में कुछ अमाउंट देंगे, तो वो ट्रेड रिसीवेबल कहलाते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, देखिए यहाँ पर क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट।
कैश तो हो गया जो कैश इन हैंड, जो बिजनेस में जो कैश पड़े हुए, और कैश इक्विवेलेंट में आ जाते हैं आपके जो बहुत ही लिक्विडिटी फॉर्म में रहते हैं, जैसे आपका बैंक में अमाउंट है, बैंक में कोई अमाउंट है वो आ जाएंगे आपके, और भी आते हैं जैसे मनी इंस्ट्रूमेंट है, कुछ इंस्ट्रूमेंट वगैरह भी आते हैं। उसके बाद शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, जैसे यहाँ पर लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस था उस तरह शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस, जैसे कोई बिजनेस ने कोई शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए किसी को लोन्स दिए या एडवांसेस प्रोवाइड किए हैं तो वो इस कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद एक आते हैं अदर। ओके, तो ये मोटा मोटी ये डिस्कशन है इस पर, और इसके बारे में डिटेल अगर डिस्कशन चाहिए तो हम लोग आगे क्लास में इसको जिस तरह से डील करते जाएंगे उस तरह से इसको डिटेल में हम लोग समझते जाएंगे। अब आगे आते हैं हम लोग लाइबिलिटीज। देखिए हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, एसेट तक हम लोग ने डिस्कस कर लिए, क्योंकि जब हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें एसेट और लाइबिलिटीज को ही शो कर किया जाता है बैलेंस शीट में, इसलिए ये चीज को समझना जरूरी है। लाइबिलिटीज आर ऑब्लिगेशन और डेट दैट एन एंटरप्राइज हैज टू पे एट सम टाइम इन द फ्यूचर। तो यहां पर देखिए डेफिनेशन से क्या समझ में आ रहा है कि लाइबिलिटी क्या, ऑब्लिगेशन है, एक तरह का ऑब्लिगेशन है बिजनेस के ऊपर, एंटिटी के ऊपर, या फिर डेट है लाइबिलिटी कि हम लोग को किसी को देना है इन टर्म ऑफ मनी, कुछ पेड करना है, हैज टू पे और सम टाइम इन द फ्यूचर, या तो अभी पे करना या फिर सम टाइम इन फ्यूचर, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, लाइबिलिटी। ओके, दे रिप्रेजेंट क्रेडिटर्स क्लेम। ठीक है, अगर जो क्रेडिटर्स है वो हम लोग कहाँ लाइबिलिटीज में रिप्रेजेंट करेंगे, क्रेडिटर कौन होते हैं, क्रेडिटर वो है जिससे हम लोग मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम लोगों ने परचेज किया, या तो गुड्स परचेज किया या फिर कोई भी एसेट परचेज किया, वो भी क्रेडिट पे है, यानी हम लोगों ने अभी अमाउंट पे नहीं किया, उसको मैंने कहा कि आपको मैं 1 मंथ या 2 मंथ या आफ्टर 1 ईयर मैं आपको पेड करूंगा। तो ये जो अमाउंट जो एंटिटी को पेड करना है इसको हम लोग लाइबिलिटी साइड शो करते हैं। ठीक है, कि हम लोग को ये ऑब्लिगेशन है कि हम लोग को ये पे करना है। बोथ स्मॉल एंड बिग बिजनेस फाइंड इट नेसेसरी टू बोरो मनी एट वन टाइम और अदर, और बिजनेस हमेशा बोरो भी करते हैं मनी फॉर बिजनेस पर्पस, तो वो भी क्या होंगे, लाइबिलिटी कहलाएंगे, क्योंकि ये भी एक ऑब्लिगेशन है क्योंकि फ्यूचर पीरियड में हम लोग को पे करना रहेगा। यहाँ देखिए एग्जाम्पल, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ आपको, परचेज गुड्स फॉर 10,000 ऑन क्रेडिट फॉर स्मूथ फ्रॉम फास्ट फूड प्रोडक्ट। ठीक है, क्या क्या ये परचेज किया गुड्स 10,000 का फ्रॉम फास्ट फूड प्रोडक्ट से। इफ द बैलेंस शीट ऑफ सुपर बाजार इज प्रिपेयर्ड, ठीक है, अगर बैलेंस शीट लोग बना रहे सुपर बाजार का, तो फास्ट फूड प्रोडक्ट कहां पर दिखेगा, ये विल बी सोन इन क्रेडिटर ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, ये हम लोग को लाइबिलिटी साइड दिखेगा, क्योंकि ये सुपर मार्केट के लिए एक ऑब्लिगेशन है, एक डेट है। इफ सुपर बाजार टेक ए लोन फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर फ्रॉम दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, अगर बैंक से लोन भी लेता है तो ये लोन भी हम लोग कहां दिखेंगे, लाइबिलिटी साइड इन द बैलेंस शीट। ओके, और लाइबिलिटी जिस तरह एसेट हमेशा करंट या नॉन करंट में बाइफर्केट किया गया था, उसी तरह लाइबिलिटीज भी 2 टाइप में बाइफर्केट किया गया है। देखिए क्या है इसमें, पहला है नॉन करंट लाइबिलिटीज और सेकंड है करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज जो कि होता है लॉन्ग टर्म नेचर का होता है, मोर देन 1 ईयर, और करंट लाइबिलिटीज लेस देन 1 ईयर, 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर इज कॉल्ड करंट लाइबिलिटीज। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज में आएगा आपका लॉन्ग टर्म बोरिंग, बैंक से आप लोग बोरो करते हैं लॉन्ग टर्म, या फिर जैसे कंपनीज से क्या करता है, डिवेंचर्स इशू करता है, तो ये भी एक तरह का लॉन्ग टर्म बोरिंग हम लोग पब्लिक से बोरो करता है कंपनी। ओके, डेफर टैक्स लाइबिलिटी, जैसे हम लोग ऊपर पढ़े थे डेफर टैक्स एसेट, ये होता है डेफर टैक्स लाइबिलिटीज, ये भी नॉन करंट होते हैं। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये प्रोविजंस क्या है, ये जिस तरह हम लोग चैप्टर्स पढ़ेंगे आगे ये डिस्कस होंगे। फिर करंट में उसी तरह हो गया, शॉर्ट टर्म बोरिंग है, ट्रेड पेबल है, जैसे ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया था ट्रेड रिसीवेबल लाइक डेटर, बिल रिसीवेबल, उसी तरह ट्रेड पेबल होते हैं जो कि होता है क्रेडिटर और बिल रिसीवेबल्स, ये ट्रेड पेबल कहलाते हैं बिकॉज इट इज ऑब्लिगेशन। अदर करंट लाइबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ओके, तो यहाँ पर डिस्टिंक्शन बिटवीन करंट एंड नॉन करंट आइटम।
तो कैसे हम लोग डिस्टिंक्शन करें, कैसे हम लोग बाइफरकेट करेंगे कि ये करंट है या नॉन करंट। देखिए ये बॉक्स में बहुत अच्छा डिफाइन किया गया है। करंट एसेट और लाइबिलिटीज आर इन्वॉल्व इन ऑपरेटिंग साइकिल। इन्वॉल्व इन ऑपरेटिंग साइकिल मीन्स हो गया कि जो ऑपरेटिंग साइकिल है, यानी जो बिजनेस का साइकिल है, नॉर्मल साइकिल, जो डेली का रूटीन रहता है कि मैन्युफैक्चरिंग करना, उसको सेल करना, परचेज करना, तो ये ऑपरेटिंग जो डे टू डे जो चलता है उसके लिए रिक्वायरमेंट होता है ये करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज। तो उसके रिक्वायरमेंट का अगर कुछ भी अगर यूज हो रहा है तो वो करंट में कहलाएगा। और करंट एसेट और लाइबिलिटीज आर रियलाइज सेटल विद इन 12 मंथ। देखिए जैसे मैंने आपको कहा था कि विद इन 12 मंथ वो रियलाइज होता है, ये सेटल हो जाते हैं। करंट आइटम आर प्राइमरली फॉर ट्रेडिंग, और ये प्राइमरली ट्रेडिंग पर्पज के लिए रहता है। जैसे हम लोग का नॉन करंट एसेट है, मान लीजिए फिक्स एसेट से हम लोग परचेज किया मशीनरी, तो ये ट्रेडिंग पर्पज के लिए नहीं है, ये फॉर यूज इन द बिजनेस, बिजनेस में यूज के लिए है। ओके। करंट आइटम आर कैश और कैश इक्विवेलेंट। करंट जो आइटम रहते हैं ये वो तुरंत कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब हाईली लिक्विडेटेड आइटम रहते हैं, वो हाईली कन्वर्टेबल, उसको हम लोग मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं इन शॉर्ट पीरियड। तो ये डिस्टिंक्शन भी है और ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब लोग नेक्स्ट आते हैं कैपिटल। कैपिटल मीन्स क्या होता है? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन द फर्म इज नोन एज कैपिटल। अब जो ओनर है बिजनेस का, वो अगर कुछ इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस में या फर्म में, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैपिटल। वो बिजनेस के लिए क्या है? फर्म के लिए कैपिटल है। इट मे बी ब्राउट इन द फॉर्म ऑफ कैश, या तो कैश के फॉर्म में हम लोग ब्राउट कर सकते हैं, मतलब जो ओनर है वो कैश के फॉर्म में दे सकता है, या फिर कोई एसेट खरीद के उसके बाद वो ट्रांसफर बिजनेस को ये कर सकता है बाय द ओनर फॉर द बिजनेस एंटिटी। तो कैपिटल इज एन ऑब्लिगेशन। तो कैपिटल एंटिटी के लिए क्या है? एक ऑब्लिगेशन है एंड ए क्लेम ऑन द एसेट ऑफ बिजनेस। तो कैपिटल एंटिटी के लिए ऑब्लिगेशन है। ये हम लोग आगे जो थ्योरी कंसेप्ट है अकाउंटिंग का, जो सेकंड चैप्टर है, उसमें आप लोग को इसके बारे में समझ में आएगा कि हम लोग बिजनेस और जो बिजनेस के ओनर है, दो सेपरेट पर्सन है और दो सेपरेट पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग अकाउंटिंग करते हैं इसका। ठीक है। तो फर्म के व्यू से ये क्या है? एक तरह से ओनर ने वो एक तरह से ओनर से उधार में लिया है, और ऑब्लिगेशन एक तरह से फर्म के लिए, एंटिटी के लिए। ठीक है। तो ये लायबिलिटी साइड में शो होता है कैपिटल। देखिए देयरफॉर शोन इज कैपिटल ऑन द लायबिलिटी साइड ऑन द बैलेंस शीट। ओके। सेल्स तो आप सब जानते ही होंगे। सेल्स आर टोटल रेवेन्यू, लेकिन डेफिनेशन में इस तरह लिखना है कि टोटल रेवेन्यू फ्रॉम गुड्स और सर्विसेज सोल्ड और प्रोवाइडेड टू कस्टमर। मतलब जो टोटल रेवेन्यूज, जो सेल करके जो अमाउंट हम लोग को मिलता है उसको बोलते हैं रेवेन्यूज, बिजनेस को, एंटिटी को। तो इसीलिए यहाँ पर वर्ड यूज करना है रेवेन्यूज। टोटल रेवेन्यूज फ्रॉम गुड्स और सर्विसेज सोल्ड और प्रोवाइडेड टू कस्टमर्स। और सेल्स में भी कैश भी हो सकता है और क्रेडिट सेल भी हो सकता है ये। ओके। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अब रेवेन्यूज। हाँ, यहाँ पर आप लोग को डाउट होगा कि रेवेन्यू किसको बोलते हैं, जैसे ऊपर हम लोग सेल्स में डिस्कस किए कि रेवेन्यू जनरेट फ्रॉम सेल्स। तो रेवेन्यू आर द अमाउंट्स ऑफ द बिजनेस अर्नड बाय सेलिंग इट्स प्रोडक्ट और प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू कस्टमर। मतलब एंटिटी अगर कोई बिजनेस कुछ भी अगर अर्न करता है, अर्न किसके द्वारा करेगा? बाय सेलिंग इट्स प्रोडक्ट और प्रोवाइडिंग सर्विस टू कस्टमर। क्योंकि बहुत सारा जो बिजनेस है वो प्रोडक्ट भी सेल करता है या सर्विस भी प्रोवाइड करता है, जैसे आईटी कंपनी हो गई है, तो ये सब सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो उस बेसिस पे अगर कुछ अर्न करते हैं वो क्या एंटिटी के लिए? रेवेन्यूज। और इसको हम लोग सेल्स रेवेन्यू बोलते हैं। अदर आइटम ऑफ रेवेन्यू, क्योंकि यहाँ पर ये सेल्स के थ्रू आ रहा है हम लोग का, इसीलिए इसको सेल्स रेवेन्यू बोलते हैं। अगर अदर आइटम ऑफ रेवेन्यू कॉमन टू मेनी बिजनेस आर, अगर अदर पर्पज से आएंगे रेवेन्यू तो उसको अदर रेवेन्यू में कहलाएंगे। तो जैसे कमीशन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड मिल रहा है, रॉयल्टीज मिल रहा है, रेंट मिल रहा है, तो ये सब रेवेन्यू, ये सब अदर रेवेन्यू में आएंगे। और रेवेन्यू को हम लोग इनकम भी इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। ठीक है। रेवेन्यू से इनकम जनरेट होता है। अब नेक्स्ट आते हैं एक्सपेंस। कॉस्ट इनकर्ड बाय बिजनेस इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू। देखिए क्या है, बहुत अच्छा बात लिखा हुआ है, इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू। मतलब कॉस्ट इनकर्ड, मतलब कुछ भी कॉस्ट इनकर्ड हुआ, कुछ भी खर्च हुआ। ठीक है।
किसके द्वारा? बिजनेस के द्वारा, इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू। अर्निंग रेवेन्यू यानी अर्निंग इनकम, उस इनकम या रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, अर्न करने के लिए कुछ कॉस्ट इनकर्ड होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपेंसेस। तो जनरली एक्सपेंसेस आर मेजर्ड बाय द कॉस्ट ऑफ एसेट कंज्यूम्ड और सर्विसेज यूज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड में जो भी मेजर्ड किया जाता है, अकाउंटिंग पीरियड में हम लोगों ने कितना खर्चा किया, कॉस्ट ऑफ एसेट कंज्यूम्ड, कितना उस पर कंज्यूम किया। द यूजुअल आइटम ऑफ एक्सपेंस आर, यूजुअल जो एक्सपेंस हम लोग डेली बेसिस पे हम लोग देख सकते हैं वो है डेप्रिसिएशन होता है। डेप्रिसिएशन आप लोगों को बहुत कोई को नहीं पता होगा जो 11th के न्यू स्टूडेंट है, तो इसके लिए ये फिक्स एसेट्स पे हम लोग हर साल, चलिए इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत लंबा फिर चला जाएगा ये लेक्चर। ठीक है, डेप्रिसिएशन हो गया, रेंट हो गया, वेजेस हो गया, सैलरीज, इंटरेस्ट, कॉस्ट ऑफ हीटर, लाइट एंड वाटर, टेलीफोन एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। तो ये सब एक्सपेंस हो गया क्योंकि जो कॉस्ट इनकर्ड हुआ बिजनेस के द्वारा इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यूज। ओके, अब यहाँ देखिए एक्सपेंडिचर। यहाँ बहुत कोई को कन्फ्यूजन होता है कि एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस है। दोनों तो मीनिंग में सेम ही आता है लगभग, बट दोनों का जो अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव व्यू से दोनों का मीनिंग अलग है। चलिए देखते हैं। एक्सपेंडिचर क्या होता है? स्पेंडिंग मनी और इनकरिंग ए लाइबिलिटी। स्पेंडिंग मनी और इनकरिंग ए लाइबिलिटी, या फिर मनी हम लोग पेड कर सकते हैं या फिर बोल सकते हैं कि हम लोग बाद में पेड करेंगे। ठीक है, फॉर सम बेनिफिट, सर्विसेज और प्रॉपर्टी रिसीव इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। तो इसमें क्या किया? मनी स्पेंड किया या फिर एक लाइबिलिटी इनकर किया, किसके लिए? फॉर सम बेनिफिट, कुछ बेनिफिट लेने के लिए। कुछ बेनिफिट में सर्विस या प्रॉपर्टी, दोनों में से कुछ भी आ सकता है, या तो सर्विस या फिर प्रॉपर्टी, तो इसको बोलेंगे एक्सपेंडिचर। ऊपर क्या था? प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू, और नीचे क्या है? सम बेनिफिट, सर्विस और प्रॉपर्टी रिसीव इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। दोनों का डेफिनेशन अलग है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, परचेज ऑफ गुड्स, अगर हम गुड्स परचेज करते हैं या फिर मशीनरी परचेज करते हैं, फर्नीचर परचेज करते हैं, आर एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेंडिचर, तो ये एक्सपेंडिचर कहलाएंगे क्योंकि इससे हम लोग बेनिफिट अराइज होता है, ये हेल्प करते हैं फॉर रेवेन्यू जनरेट के लिए। इफ द बेनिफिट ऑफ एक्सपेंडिचर इज एग्जॉस्टेड विद इन ईयर इट इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। हाँ देखिए, यहाँ बहुत अच्छी बात लिखा हुआ आपको, ये गौर करने वाली बात है। इफ द बेनिफिट ऑफ एक्सपेंडिचर इज एग्जॉस्टेड विद इन ईयर इट इज कॉल्ड एन एक्सपेंस। अगर उसका जो बेनिफिट है वो एक साल के अंदर ही उसका यूटिलाइज हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सपेंस बोलेंगे, और इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कहा जाता है अगर वो विद इन ईयर यूटिलाइज हो जाए तो। ठीक है, ऑन द अदर हैंड द बेनिफिट ऑफ एक्सपेंडिचर लास्ट फॉर मोर देन ए ईयर इट इज ट्रीटेड एज एन एसेट। अगर ये मोर देन ए ईयर चला जाता है, उसका बेनिफिट ऑफ एक्सपेंडिचर अगर मोर देन 1 ईयर चला जाता है तो इट इज ट्रीटेड एज एन एसेट, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसेट। एसेट को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर जो एसेट परचेज करने में जो खर्च होता है, जो कॉस्ट, जो मनी स्पेंड करते हैं, उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर इन द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग, सच एज परचेज ऑफ मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा। ओके, अब कंफ्यूजन नहीं होगी आपको एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में। और एक्सपेंस में क्या? रेंट, वेजेस, सैलरीज, इंटरेस्ट, जो हर मंथ इनकर होता है वो सब। प्रॉफिट, देखिए यहाँ भी बहुत सारे को कंफ्यूजन होती है कि प्रॉफिट और गेन दोनों तो मीनिंग तो सेम ही निकल रहे हैं। ठीक है, प्रॉफिट का क्या डेफिनेशन है? द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ऑफ पीरियड ओवर इट्स रिलेटेड एक्सपेंसेस। एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ऑफ ए पीरियड ओवर इट्स रिलेटेड एक्सपेंसेस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज प्रॉफिट इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओनर। ठीक है, इसमें क्या होता है? रेवेन्यू, जो रेवेन्यू है हम लोग का, जो बिजनेस का रेवेन्यू है, रेवेन्यू यानी जो सेल्स हो रहा है, सेल्स से जो हम लोग अर्न कर रहे हैं वो चीज, तो वो रेवेन्यू अगर एक्सेस हो जाए, ज्यादा हो जाए एज कंपेयर टू एक्सपेंस, अगर एक्सपेंस से हम लोग कंपेयर करेंगे जो खर्चा हुआ विद इन ईयर और जो विद इन ईयर हम लोग रेवेन्यू जनरेट किए, अगर उससे कंपेयर करेंगे, अगर रेवेन्यू एक्सेस है एक्सपेंसेस से सॉरी, तो ये क्या कहलाएगा? प्रॉफिट। ठीक है, और प्रॉफिट क्या करता है? ये ओनर के इन्वेस्टमेंट में ऐड हो जाता है, मतलब ओनर के इन्वेस्टमेंट को और बढ़ा देता है। ठीक है, और गेन क्या होता है?
ए प्रॉफिट दैट अराइज फ्रॉम इवेंट और ट्रांजेक्शन विच आर इंसिडेंटल टू बिजनेस सच एज सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। ए प्रॉफिट, कुछ प्रॉफिट हम लोग बिजनेस एंटिटी कमा रहा है, अराइज फ्रॉम इवेंट और ट्रांजेक्शन, कोई इवेंट और ट्रांजेक्शन है जो डे टू डेज नहीं होता है, विच आर इंसिडेंटल टू बिजनेस। इंसिडेंटल है मतलब वो बिजनेस का नेचर नहीं है कि डेली हम लोग को कोई ये इवेंट और ट्रांजेक्शन हम लोग को एनी टाइम करना ही करना है, ये बहुत ही कम केस में होता है। इसी तरह का इंसिडेंटल, जैसे कोई एसेट बहुत पुरानी हो गई है तो उसको अगर बेचना है तो उसे बेच के कुछ आ जाएगा, या फिर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट है, एसेट को बेच के कहीं दूसरा एसेट लेंगे, तो उस तरह केस को, उसमें अगर कुछ भी अगर प्रॉफिट अर्न होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गेन, ना कि प्रॉफिट। प्रॉफिट बिजनेस का है जो कि हम लोग डे टू डे रेवेन्यू जनरेट करते हैं और एक्सपेंस माइनस करके जो आया वो प्रॉफिट है। जबकि गेन है क्या, जो कोई इवेंट और ट्रांजेक्शन हुआ साल में विद इन ईयर, जैसे सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, हम लोग कोई पुरानी फिक्स एसेट्स उसको अगर सेल करते हैं, अब उससे कंपेयर करेंगे उसके कॉस्ट से, अगर वो सेल अमाउंट ज़्यादा है, अगर कंपेयर करके अगर प्रॉफिट आती है तो गेन कहलाएगी। बिनिंग ऑफ कोर्ट केस, अगर कोई कोर्ट केस हम लोग जीत गए हैं उससे अगर कुछ प्रॉफिट होती है तो वो भी गेन है। एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, अगर मार्केट में कोई एसेट का वैल्यू एप्रिसिएट हो जाए, बढ़ जाए, तो वो भी एक तरह का क्या है, गेन है। ठीक है, अब आते हैं लॉस में। लॉस क्या है, द एक्सेस ऑफ एक्सपेंस, जिस तरह प्रॉफिट क्या था, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर पीरियड ओवर इट्स रिलेटेड एक्सपेंसेस, तो यहाँ पर जस्ट इसका अपोजिट, द एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस, यहाँ एक्सपेंसेस एक्सेस हो गया, ओवर इट्स रिलेटेड रेवेन्यू, इट इज टर्म एट लॉस। सिंपल सा डेफिनेशन है। इट डिक्रीज द ओनर्स इक्विटी, उसमें क्या कर रहा था, वो इंक्रीज कर रहा था ओनर का इन्वेस्टमेंट और इक्विटी, और इसमें क्या कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है। इट ऑल्सो रेफर टू मनी और मनीज वर्थ लॉस्ट और कॉस्ट इनकर्ड विदाउट रिसीविंग एनी बेनिफिट इन रिटर्न। इसका मतलब हुआ कि हम लोग कोई भी बेनिफिट नहीं रिटर्न मिला बिजनेस से। फॉर एग्जाम्पल कैश और गुड्स लॉस्ट बाय थिफ्ट, अगर कोई चोरी हो गई, ठीक है, कैश चोरी हो गया, फिर कोई स्टॉक की कोई गुड्स चोरी हो गई, या फायर एक्सीडेंट हो गया, अचानक बिजनेस में आग लग गई, तो ये सब क्या हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ, दिस इज आल्सो इंक्लूड लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो ये सब सारा क्या है, बिजनेस लॉस है। अब आते हैं डिस्काउंट में। डिस्काउंट इज द डिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द गुड सोल्ड। अगर हम कोई गुड सोल्ड कर रहे हैं तो उसका प्राइस में अगर कोई डिडक्ट करते हैं, मान लीजिए 100 पर प्राइस है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको 80s में दे रहे हैं, 20 रुपीज़ का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो ये डिडक्शन क्या है, डिस्काउंट। इट इज ऑफर्ड इन 2 वेज, ये 2 तरह से दिया जाता है। ऑफरिंग डिडक्शन ऑफ एग्रीड परसेंटेज ऑफ लिस्टेड प्राइस एट द टाइम सेलिंग गुड्स इज वन वे ऑफ गिविंग डिस्काउंट, या तो एग्रीड परसेंटेज देते हैं कि हम लोग जो सेल प्राइस है उस पर 10% देंगे डिस्काउंट, ठीक है, तो ये परसेंटेज के फॉर्म में दिया जाता है। या फिर सच डिस्काउंट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं, अगर जो परसेंटेज एग्रीड परसेंटेज इन लिस्ट प्राइस एट द टाइम ऑफ सेलिंग ऑफ गुड्स। इट इज जनरली ऑफर्ड बाय मैन्युफैक्चरर, ये मैन्युफैक्चरर जनरली ऑफर करता है टू होलसेलर को बल्क सेल में। मैन्युफैक्चरर होलसेलर को बल्क सेल करेगा और बल्क सेल में ये परसेंटेज वगैरह डिस्काउंट वगैरह दिया जाता है। और होलसेल टू रिटेलर, आफ्टर सेलिंग द गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस द डेटर में बी गिवन सर्टेन डिडक्शन इन अमाउंट ड्यू इन केस इफ दे पे द अमाउंट विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ अर्लियर। इसमें एक डिस्काउंट ये भी होता है कि अगर कोई स्टिपुलेटेड टाइम है, यानी कोई फिक्स टाइम दे दिया कि आप अगर 3 मंथ के अंदर अगर आप पेमेंट कर देते हैं डेटर को, अगर आप पेमेंट कर देते तो आपको इतने % का डिस्काउंट दिया जाएगा। तो ये भी एक तरह का टाइप है। तो दिस डिडक्शन इज गिवन एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑन द अमाउंट पेबल, हेंस इट इज कॉल्ड एज कैश डिस्काउंट। तो दिस डिस्काउंट इज गिवन एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑन द अमाउंट पेबल, हेंस इट इज कॉल्ड एज कैश डिस्काउंट। तो ये पेमेंट जब पेमेंट का टाइम आता है उस समय ये डिस्काउंट दिया जाता है, तो इसीलिए इसको कैश डिस्काउंट कहते हैं, ठीक है, क्योंकि डिपेंड करता है कि अगर आप सर्टेन टाइम पर स्टिपुलेटेड पीरियड पर या फिर उससे जल्दी आप पेड कर देते हैं तो उस पर डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन ट्रेड डिस्काउंट क्या था, ये फिक्स परसेंटेज था और ये सबको मिलता है कि सेलिंग गुड्स ऑन द वे ऑफ गिविंग डिस्काउंट, जिसको भी सेल करेंगे, जिससे मैन्युफैक्चरर अगर होलसेलर को सेल कर रहे हैं तो उस पर फिक्स परसेंटेज लग के वो डिस्काउंट दिया जाएगा।
कैश डिस्काउंट एक्ट एज एन इंसेंटिव। कैश डिस्काउंट क्या है, एक तरह से इंसेंटिव की तरह काम करता है। इनकरेज प्रमोट पेमेंट बाय द डेटर, ये प्रमोट करता है कि आप जितनी जल्दी पेमेंट करेंगे उतनी जल्दी आपको उतनी ज़्यादा आपको डिस्काउंट मिलेगी। तो एक तरह से इनकरेज करता है डेटर को। अब आते हैं हम लोग डेफिनेशन ऑफ वाउचर। वाउचर वाउचर क्या होता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है इन सपोर्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन चाहे सेल हो, परचेज हो, एक्सपेंस पेमेंट हो, रिसीट हो, कुछ भी ट्रांजेक्शन होता है तो उसका एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है उसके सपोर्ट में। उस बेसिस पे हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, उस बेसिस पे बुक्स में एंट्री होती है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वाउचर्स। फॉर एग्जाम्पल इफ वी बाई गुड्स फॉर कैश, अगर हम लोग कैश में गुड्स बाय करते हैं, वी गेट कैश मेमो, तो हम लोग क्या मिलता है, कैश मेमो मिलता है। तो ये एक तरह का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। अगर क्रेडिट पे कुछ बाय करते हैं तो हम लोग क्या मिलता है, इनवॉइस मिलता है। व्हेन वी मेक ए पेमेंट वी गेट ए रिसिट एंड सो ऑन, और जब पेमेंट करते हैं तब रिसिट मिलता है। तो ये सब क्या है, ये सब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, जिसको हम लोग अकाउंटिंग के टर्म में क्या बोलते हैं, वाउचर्स। गुड्स, इट रेफर टू द प्रोडक्ट, ये क्या है, प्रोडक्ट है, इन विच द बिजनेस यूनिट इज डीलिंग, इन विच बिजनेस यूनिट इज डीलिंग, यानी जो बिजनेस एंटिटी है वो डील करते हैं। इन टर्म ऑफ विच इट बाइंग एंड सेलिंग और प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग। बाइंग एंड सेलिंग या तो खरीद के बेच रहे हैं या फिर खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करके प्रोड्यूस कर रहे हैं और फिर सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो वो प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, गुड्स। इन टर्म ऑफ अकाउंटिंग द आइटम दैट आर परचेज फॉर यूज इन द बिजनेस आर नॉट कॉल्ड गुड्स। द आइटम दैट आर परचेज फॉर यूज इन द बिजनेस, देखिए यहाँ ध्यान देने बात है कि जो आइटम है अगर परचेज किए हैं किस लिए, फॉर बिजनेस में यूज करने के लिए, जैसे फर्नीचर, मान लीजिए चेयर और टेबल खरीदे हैं, तो दिस इज नॉट फॉर सेलिंग, दिस इज फॉर यूज इन द बिजनेस। तो इसको हम लोग गुड्स नहीं बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एसेट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल फॉर ए फर्नीचर डीलर, मान लीजिए कोई फर्नीचर डीलर है जो परचेज ऑफ चेयर एंड टेबल, ठीक है, चेयर और टेबल परचेज कर रहे हैं इन टर्म एज गुड्स, तो वो गुड्स की तरह यूज करेगा क्योंकि उसका काम ही है फर्नीचर को बाय करना और फर्नीचर को सेल करना, तो इसलिए वो गुड्स टर्म यूज करेगा। वाइल फॉर अदर, अगर कोई अदर बिजनेस है तो इस फर्नीचर अगर वो खरीदा है तो इट इज ट्रीटेड एज एन एसेट, तो उसके लिए क्या होगा, एसेट होगा। सिमिलरली फॉर स्टेशनरी मर्चेंट, स्टेशनरी इज गुड्स वेयर एज फॉर अदर इज आइटम ऑफ एक्सपेंस। उसी तरह अगर कोई स्टेशनरी मर्चेंट है जो स्टेशनरी खरीदता है, स्टेशनरी बेचता है, तो उसके लिए वो स्टेशनरी गुड्स है। जबकि वही अगर फॉर फर्नीचर बिजनेस, मान लीजिए वो स्टेशनरी खरीद रहा है तो उसके लिए क्या है, वो एक्सपेंस है, नॉट गुड्स। ड्राइंग, ड्राइंग्स क्या है, विड्रॉल ऑफ मनी, विड्रॉल ऑफ मनी एंड गुड्स बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज इज नोन एज ड्राइंग। अब बिजनेस का जो ओनर है वो अगर बिजनेस पीरियड में विड्रॉ करता है कुछ मनी या फिर गुड्स फ्रॉम बिजनेस, तो इसे क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स। इन टर्म ऑफ अकाउंटिंग ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स क्या करता है, रिड्यूस द इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओनर। ये ड्राइंग्स ओनर का इन्वेस्टमेंट रहता है या फिर ओनर्स का कैपिटल है, बिजनेस का कैपिटल है, वो क्या करता है, रिड्यूस होता है इससे, ड्राइंग से। परचेजेस, परचेजेस आर टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स प्रोक्यूर्ड बाय बिजनेस, मतलब जो गुड्स प्रोक्यूर्ड कर रहे हैं यानी परचेज कर रहे हैं बाय बिजनेस ऑन क्रेडिट एंड ऑन कैश, कैश क्रेडिट दोनों में आएंगे इसमें। फॉर यूज और सेल इन ए ट्रेडिंग कंसर्न, परचेज आर मेड फॉर ऑफ मर्केंडाइज फॉर रीसेल विथ और विदाउट प्रोसेसिंग। ट्रेडिंग कंसर्न क्या करता है, परचेज करता है मर्केंडाइज या प्रोडक्ट फॉर रीसेल के लिए, विथ और विदाउट प्रोसेसिंग, ओके। इन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न रॉ मटेरियल आर परचेज प्रोसीड फर्दर इनटू फिनिश गुड्स। तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न क्या करता है, रॉ मटेरियल खरीदता है, उसको प्रोसेस करता है, उससे फिनिश गुड्स बनाता है और फिर उसके बाद उसको सोल्ड करता है। तो ये परचेजेस है, परचेजेस में भी कैश परचेज और क्रेडिट परचेज, ओके। स्टॉक, स्टॉक और इन्वेंट्री, इसको हम लोग इन्वेंट्री बोलते हैं। इज ए मेजर ऑफ समथिंग ऑन हैंड गुड्स, मेजर ऑफ समथिंग ऑन हैंड गुड्स, स्पेयर्स एंड अदर आइटम इन बिजनेस, इट इज कॉल्ड स्टॉक इन हैंड। स्टॉक होते हैं जैसे मान लीजिए कुछ स्टॉक, कुछ परचेज किए, कुछ मर्केंटाइज, कुछ प्रोडक्ट हम लोग बिजनेस में परचेज किए और उसको सेल किए, बट
सारे, ये तो जरूरी नहीं कि विद इन ईयर सारे प्रोडक्ट सेल हो जाए, तो कुछ कुछ प्रोडक्ट या कुछ मर्केंडाइज बिजनेस में रह जाते हैं, या तो स्पेयर के तौर पे, या मान लीजिए कुछ डिफेक्टिव है, या फिर फिनिश गुड्स प्रोडक्ट, तो ये सब बिजनेस में रह जाते हैं विद इन फाइनेंशियल ईयर। तो इस स्टॉक को क्या बोलते हैं? स्टॉक इन ट्रेड, इन्वेंट्री और स्टॉक इन ट्रेड। In a trading concern, the stock on hand is the amount of goods which are lying unsold at the end of accounting period। देखिए क्या है ट्रेडिंग कंसर्न के लिए, क्या है? स्टॉक इन हैंड इज द अमाउंट ऑफ गुड्स विच आर लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द accounting period is called closing stock। In a manufacturing company, closing stock comprise raw material। अब मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग कंसर्न के लिए सिर्फ एक ही स्टॉक था उसके लिए, जो बाई किया और जो सेल किया, जो बचा वो क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या है, उसमें तो बहुत सारा होता है, रॉ मटेरियल परचेज करता है, फिर उससे प्रोसेस करके फिनिश गुड्स बनता है, तो इसीलिए इसमें 3 कैटेगरीज के गुड्स होंगे इस क्लोजिंग स्टॉक में। एक होंगे रॉ मटेरियल क्लोजिंग स्टॉक, एक सेमी फिनिश गुड्स, एक फिनिश गुड्स ऑन हैंड ऑन द क्लोजिंग डेट। सेमी फिनिश गुड्स वो गुड्स हो गए जो कि आधे बने हुए गुड्स है, मतलब वो कंप्लीट, मतलब फिनिश नहीं हुए, उसमें अभी और प्रोसेस करना बाकी, तो इस तरह के गुड्स सेमी फिनिश गुड्स कहलाते हैं। तो सिमिलरली ओपनिंग स्टॉक, बिगिनिंग इन्वेंटरी इज द अमाउंट ऑफ स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। तो ओपनिंग स्टॉक क्या है, उसी तरह क्या है, जो कि अकाउंटिंग पीरियड में बिगिनिंग में जो स्टॉक हेल्ड हो जाते हैं, जैसे ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, ये नेक्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाएगा, ये ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा उस ईयर के लिए। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक ये हमेशा प्रैक्टिकल जो सम्स होंगे आगे, ये हर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। डेटर, डेटर्स क्या कौन होते हैं? डेटर्स आर पर्सन एंड अदर एंटिटीज। पर्सन भी हो सकते हैं, अदर एंटिटी भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि पर्सन ही हो डेटर्स। हु ओन टू एन एंटरप्राइज एन अमाउंट फॉर बाइंग गुड्स और सर्विसेज ऑन क्रेडिट, यानी जो एंटिटी या बिजनेस से गुड्स या सर्विस बाई किए हैं ऑन क्रेडिट पे, मतलब वो कैश नहीं दिए, वो ऑन क्रेडिट पे बाई किए हैं, उधार पे। और डेटर क्या पर्सन भी हो सकता है या अदर एंटिटीज भी हो सकता है। तो ये एंटिटी को क्या करना है, उस पर्सन से लेना है, तो उस पर्सन या एंटिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं इन टर्म ऑफ अकाउंटिंग? डेटर्स। The total amount standing against such person or entities on the closing date is shown in the balance sheet as sundry debtor। और in closing date यानी at the end of accounting period, ये बैलेंस शीट में किस फॉर्म में दिखाते हैं? sundry debtor at the asset side। ओके, उसके बाद क्रेडिटर्स, just opposite of debtors। creditors are person and other entities who have to be paid by enterprises an amount for प्रोवाइडिंग द इंटरप्राइजेस गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट, यानी हम लोग ने उससे कुछ गुड्स या फिर सर्विसेज लिए हैं, वो प्रोवाइड किया है, वो पर्सन और अदर एंटिटीज, और हमें उसे पेड करना है, तो ये कहलाएंगे क्रेडिटर्स। द टोटल अमाउंट स्टैंडिंग टू द फेवर ऑफ सच पर्सन एंड एंटिटीज ऑन द क्लोजिंग डेट इज सोन एज द बैलेंस शीट एज ए सन्ड्री क्रेडिटर ऑन द लायबिलिटी साइड। जिस तरह सन्ड्री क्रेडिटर एसेट साइड में दिखता था, उसी तरह सन्ड्री क्रेडिटर लायबिलिटी साइड दिखेगा। ओके, चलिए ये समरी है, ये आप लोग खुद से पढ़िए। ठीक है, यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। मिस्टर सनराइज स्टार्टेड ए बिजनेस फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टेशनरी। देखिए मिस्टर सनराइज क्या कहता है, एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा है फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टेशनरी। तो इसका बिजनेस क्या है? स्टेशनरी खरीदना, स्टेशनरी बेचना। ठीक है, विथ 5 लाख एज एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट। 5 लाख इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, यानी जो ओनर है उसने 5 लाख का कैपिटल दिया, ऑफ विच ही पेड 1 लाख फॉर फर्नीचर। 5 लाख में 1 लाख रुपए इंक्लूड है, वो फर्नीचर दिया, मतलब 4 लाख रुपीज कैश दिया और 1 लाख रुपीज फर्नीचर दिया ओनर ने बिजनेस को। 2 लाख फॉर बाइंग स्टेशनरी आइटम। अच्छा, इसमें 5 लाख टोटल है, जिसमें से 1 लाख फर्नीचर के लिए दिया, 2 लाख दिया फॉर बाइंग स्टेशनरी आइटम। ओके,
ही एम्प्लॉयड ए सेल्स पर्सन एंड क्लर्क, एक सेल्स पर्सन एक क्लर्क एम्प्लॉयड किया है ऑफिस में, बिजनेस में. एट द एंड ऑफ द मंथ ही पेड 5,000 एज देयर सैलरीज. Out of the stationery bout, he sold some stationery for rupees 1,50,000 for cash and some other stationery for 1 lakh on credit basis. 2 लाख का जो स्टेशनरी ये लोग परचेज किया था, ने 2 लाख कैश दिया था फॉर बाइंग स्टेशनरी, ठीक है. बट उन्होंने कितना का 150 का कैश में बाई किया स्टेशनरी और 1 लाख का क्रेडिट में बाई किया. मिस्टर रवि सब्सिक्वेंटली, और किससे? रवि से. रवि क्या हो गया हमारे लिए क्या है? क्रेडिटर्स है, हमें उसे पेड करना है. ही बाउट स्टेशनरी आइटम ऑफ रुपीज 1,50,000 फ्रॉम मिस्टर पीस. और सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया. आउट ऑफ द स्टेशनरी बाउट, जितना स्टेशनरी बाउट किया था ये सोल्ड किया सम स्टेशनरी 1,50,000 फॉर कैश एंड सम अदर स्टेशनरी 1 लाख ऑन क्रेडिट बेसिस टू मिस्टर रवि. मिस्टर रवि को बेचा है तो वो क्रेडिट पे बेचा है, यानी हमें उससे मनी लेने हैं, ठीक है, 1 लाख रुपीज लेने हैं. तो हमारे लिए क्या है? वो डेटर है. तो सब्सिक्वेंटली ही बाउट स्टेशनरी आइटम ऑफ 1,50,000 और फिर उसके बाद इन्होंने स्टेशनरी परचेज किया 1,50,000 का फ्रॉम मिस्टर पीस इन द फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ. तो देयर वॉज ए फायर एक्सीडेंट एंड ही लॉस 30,000. तो फायर एक्सीडेंट भी हो गया बिजनेस में और 30,000 का जल गया वर्थ ऑफ स्टेशनरी. लॉस है. ए पार्ट ऑफ द मशीनरी विच इज कॉस्ट 40,000 वॉज सोल्ड फॉर 45,000. तो उस लॉस की भरपाई के लिए इन्होंने क्या किया? जो 40,000 का मशीनरी था बिजनेस में उसको 45,000 में बेच दिया, यानी 5,000 का यहाँ पर गेन है, नॉट प्रॉफिट, गेन. चलिए हम यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा. देखिए, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल विद विच मिस्टर सनराइज स्टार्टेड बिजनेस. तो कैपिटल क्या था मिस्टर सनराइज का? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल विद मिस्टर सनराइज स्टार्टेड बिजनेस. तो कैपिटल कितना था यहाँ पर? देखिए, स्टार्ट बिजनेस बाइंग सेलिंग विथ रुपीज 5 लाख एज ए इनिशियल इन्वेस्टमेंट. तो 5 लाख कैपिटल है. इसमें आपका कैश भी आएगा, फर्नीचर भी आएगा, एसेट भी आएगा, सब चीज आएगा. कैपिटल. व्हाट आर द फिक्स एसेट्स ही बाउट. फिक्स एसेट्स यहाँ पर क्वेश्चन में आपको यहाँ मिलेगा 1 लाख का फर्नीचर बाउट किया, 1 लाख का फर्नीचर, और कहीं बाई हुआ तो फिक्स एसेट्स नहीं, सिर्फ फर्नीचर ही बाई किया था. मशीनरी बाई करने का क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द गुड्स परचेज. जो गुड्स परचेज की उसका वैल्यू क्या होगा? देखिए, फर्स्ट उसने परचेज किया 2 लाख इनिशियल स्टेज में. यहाँ पर आपको परचेज का नहीं दिया होगा कितना परचेज किया, लिखा हुआ 2 लाख फॉर बाइंग स्टेशनरी आइटम. तो मान लेते 2 लाख पूरा यूज कर लिया, ठीक है. उसके बाद उसने 1,50,000 का और परचेज किया, यानी 350 का हो गया 3,50,000. व्हाट इज द क्रेडिटर एंड स्टेट द अमाउंट पेबल टू हिम. तो क्रेडिटर कितना है? तो क्रेडिटर हमारे यहाँ पर है 1,50,000 का क्रेडिटर है, 1,50,000 क्रेडिटर एक ही है. 1,50,000 का क्रेडिट में परचेज किया था. ये तो डेटर है क्योंकि सोल्ड किया था. व्हाट आर द एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस हमारे हो गए जो सेल्स पर्सन और क्लर्क है, ये लोगों को जो सैलरी जाएगा फॉर द मंथ ऑफ 5,000 एवरी मंथ. दिस इज द एक्सपेंस. ओके. व्हाट इज द गेन ही अर्न. गेन, तो गेन क्या होता है? प्रॉफिट नहीं है, गेन है. तो गेन क्या होता है? जब हम लोग, मैंने बताया था अदर देन रेवेन्यू जनरेटिव, मैंने जो इंसिडेंटल होता है, इंसिडेंटल टू द बिजनेस, जो कि बहुत कम होता है, जो केसेस, जो इवेंट और ट्रांजेक्शन. जैसे ये फायर एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद उसने क्या किया? मशीनरी बेच दिया. 40,000 का मशीनरी 45,000 बेच दिया. तो जो 5,000 का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट नहीं गेन, तो ये गेन कहलाएगा.
जो 5000 इनकम हो वो गेन कहलाएगा। ओके, व्हाट इज द लॉस ही इनकर्ड, लॉस कितना इनकर्ड किया, तो 30,000 का वर्थ का स्टेशनरी फायर एक्सीडेंट में जल गया, तो 30,000 का लॉस है। हु इज द डेटर और व्हाट इज द अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम हिम, डेटर कितना है, तो यहाँ पर हम लोगों ने सोल्ड किया था, सोल्ड सम स्टेशनरी 1,50,000 कैश में किया था, ये नहीं है, जबकि अदर स्टेशनरी फॉर 1 लाख ऑन क्रेडिट बेसिस, तो 1 लाख क्या है, मिस्टर रवि से हम लोग को लेना है, तो मिस्टर रवि डेटर है और उससे 1 लाख रुपीज लेना है। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंस एंड लॉसेज इनकर्ड, तो लॉस तो 30,000 का हो गया और एक्सपेंस हो गया आपका 5,000 इंटू 12 यानी 60,000 प्लस 30,000 90,000। डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग आर एसेट लाइबिलिटीज रेवेन्यू एक्सपेंस ऑफ नन ऑफ दिस सेल्स रिटर्न्स क्रेडिटर्स, ये आप खुद से कीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो चैप्टर खत्म हो गया, इस पर कुछ क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, इसे जरूर ट्राई करें आप घर पे बनाने का। अगर इस क्वेश्चन पे कुछ भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में मुझे बताएं, इसके लिए मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर करूंगा सारे आपका डाउट और क्वेश्चंस। चलिए, तो आज का क्लास मैं यहीं पर ख़त्म करता हूं। तो आपको ये क्लास कैसे लगे आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मुझे भी इम्प्रूव करने का मौका मिले क्लासेस को। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस तरह के वीडियोस पाने के लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर चैप्टर 2 की ओर बढ़ेंगे ऑफ एनसीईआरटी बुक। ओके, बाय बाय।